हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है टाइगर इन द जू रिटन बाय लेजली नॉरिस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोम को। फर्स्ट स्टैंजा जैसा कि आप देख सकते हैं, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिज। सबसे पहले कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, जिसको जानकर आपको स्टैंजा को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। स्टॉक्स का मतलब यहाँ वॉक्स और मूव्स है, विविड का मतलब ब्राइट कलर यहाँ पर दिया गया है, और पैड्स का मतलब यहाँ पे टाइगर के पॉज को कहा गया है, और रेस का मतलब एंगर है। तो चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। दिस poem contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने एक टाइगर जो जू में है बंद, और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रेजिडेंस, तो टाइगर का नेचुरल रेजिडेंस कहाँ होता है? फॉरेस्ट, आप जानते हैं। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताने का प्रयास किया गया है इस पोम में ऑथर के द्वारा। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इस पोम को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक जू से शुरू होता है, जंगल की ओर जाता है, फिर वापस जू की ओर लौटता है। तो चलिए हम लोग स्टैंजा वन को समझते हैं। ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स मीन्स द टाइगर मूव्स अराउंड इन द केस अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। मतलब अपने ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ वो बस मूव कर रहा है केज में, एंड ही कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट हैज लिमिटेड एरिया। और वो कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि केज में जो एरिया है वो काफी लिमिटेड है, बहुत छोटा है। फिर कहा गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब कि ही हैज वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट। यहाँ पे पोएट ने उसके पैड्स का यानी कि उसके पंजों का कंपैरिजन वेलवेट से किया। जितना सॉफ्ट होता है ना वेलवेट, उसी तरह उसका फुट फुटस्टेप्स भी काफी सॉफ्ट है, मतलब वो जो चलता है जिसके कारण फिर कोई साउंड भी सुनाई नहीं देता। फिर लिखा लिखा गया है लास्ट लाइन में, क्वाइट रेज ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। मतलब टाइगर जो है गुस्सा है, रेज मतलब एंगर होता है। क्यों? तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों गुस्सा है भाई, तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज ही इज नॉट फ्री, ही हैज बीन केज्ड। तो चलिए हम लोग अब आगे दूसरा स्टैंजा में चलते हैं। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब lurking का मतलब होता है to be hidden as to wait for your prey, मतलब छुपकर शिकार की प्रतीक्षा करना, उसको हम लोग बोलते हैं lurking। और प्लम्प का मतलब होता है जो फैट हो, मोटा हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने शिफ्ट आपको बताया था कि ये पोम जो है जू से शुरू होता है और जंगल की ओर चला जाता है, यानी फॉरेस्ट की ओर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये फॉरेस्ट में होता टाइगर तो क्या हुआ होता, कैसा सीन होता, तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। यहाँ पे कहा गया है हैड दिस टाइगर बीन फ्री, अगर ये टाइगर फ्री होता, ही वुड हैव हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर वाटर बॉडीज। तो ये वाटर बॉडीज के पास जो लॉन्ग ग्रास होते हैं ना जंगल में, वहां पे छुप के बैठा होता, अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता, सो दैट ही कुड इजिली कैच अ डियर टू सेटिस्फाई हिज एंगर। ताकि एक बगल से कोई मोटा ताजा हिरन गुजर रहा होता पानी पीने के लिए, तो उसका वो शिकार कर पाता। तो चलिए अब हम लोग अगले स्टैंजा में चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। पहले हाईलाइटेड वर्ड का जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। स्नार्लिंग और बारिंग और फैंग्स यूज किया गया है। स्नार्लिंग का मतलब वार्निंग साउंड मेड बाय टाइगर्स, जो जोर से गुर्राते हैं, चिल्लाते हैं, वो साउंड को स्नार्लिंग बोलते हैं। और बारिंग का यहाँ पे मतलब अनकवर्ड, खुला हुआ। और व्हाइट फैंग्स में, फैंग्स का मतलब यहाँ पे शार्प टीथ ऑफ एनिमल, यानी टाइगर के नुकीले दांत को कहा गया है। अब जल्दी से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। फर्स्ट लाइन का कह रहा है द टाइगर वुड हैव रोड अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द बॉर्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब गांव, कुछ गांव बसे होते हैं जंगल के किनारे आसपास। तो अगर ये टाइगर फ्री होता तो जंगल के किनारे यानी बॉर्डर पे जाकर रॉरिंग कर रहा होता, मतलब गुर्रा रहा होता, अपना साउंड क्रिएट कर रहा होता लोगों को डराने के लिए, अपने व्हाइट फैंग्स दांत को दिखाकर। इट वुड हैव टेरराइज्ड पीपल, वहां के लोगों को टेरराइज कर दिया, मतलब बहुत भयभीत कर दिया होता अगर ये खुला हुआ होता, टाइगर फ्रीली घूम रहा होता तो। और एंड क्लॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। और अपने क्लॉज से, मतलब अपने पंजों से भी वहां पे जो गांव में लोग रह रहे होते उनको टेरराइज कर रहा होता, उनके उनके दिल में डर पैदा कर रहा होता टाइगर, अगर ये फ्री होता, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस पिक में। चलिए अब हम लोग अगले स्टैंजा पे चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल,
कंक्रीट मतलब काफी यहाँ पे मजबूत है, सीमेंट और रॉड का जो बना हुआ सेल होता है वो उसके बारे में कही गई है। ऑथर कह रहा है कि लेकिन ये टाइगर तो है जो लॉक्ड है एक स्ट्रॉन्ग सेल में विच इज मेड ऑफ कंक्रीट। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब लोहे का जो रॉड होता है, छड़ होता है, उसको बार्स बोलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सिंस द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स ही कैनॉट यूज हिज पावर और अग्रेशन टू टेरराइज द विजिटर्स। बोल रहा है क्योंकि वो तो बार के पीछे उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है, तो अब लोगों को वो टेरराइज यानी भयभीत नहीं कर सकता, अपने पावर को और अपने अग्रेशन को नहीं दिखा सकता, उनके सामने दिखाकर भी कुछ कर नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स जस्ट, और इसीलिए सिर्फ वो स्टॉकिंग मतलब वॉकिंग टू एंड फ्रो, यहां से वहां बस वॉक कर रहा है अपने केज में। इग्नोरिंग विजिटर्स, ही देयरफॉर इग्नोर्स द विजिटर्स। क्वेश्चन आ सकता है क्यों इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को? क्योंकि वो टेरराइज कर भी नहीं सकता, अपना एग्रेशन भी शो नहीं करता, क्योंकि ही इज बिहाइंड द बार्स। वो तो सलाखों के पीछे है ना, उन सलाखों के पीछे जिसके अंदर उसको बंद करके रखा गया है। अब चलिए हम लोग अगले स्टैंजा पे चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब टू गार्ड, टू विजिल, यानी सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में नियमित रूप से जो चक्कर लगाना होता है, गश्त लगाना होता है, उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कार के बारे में कहा गया। वो लोग गश्त लगाते हैं रात में ना जंगल में, ताकि कोई अवैध रूप से, इलीगल रूप से कोई शिकार करने तो नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जंगल में, तो वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं। तो उसी के बारे में कहा गया है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। Means the tiger hears the sound of the patrolling cars of forest officers and then continues to look at the shining stars. अब फिर उसके पेट्रोलिंग कार को देखने के बाद टाइगर जो है फिर सर ऊपर करता होगा, शाइनिंग स्टार्स की ओर देखता होगा अपने शाइनिंग आईज से। अब कुछ पूछ रहा है कि शाइनिंग आईज, अपने शाइनिंग आईज से, अपनी चमकीले आंखों से वो शाइनिंग स्टार्स को क्यों देख रहा होगा? क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोग कह सकते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवर्ड्स देम, मतलब वो टाइगर जो है अपना अटेंशन को डाइवर्ट बस करना चाह रहा है, उस पेट्रोलिंग कार से अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहा है, अपना ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए वो शायद केज के बाहर ऊपर आसमान की ओर देख रहा होगा शाइनिंग स्टार्स को, है ना। और अब हम लोग जल्दी से इसके फिगर ऑफ इसकी स्पीच को समझ लेते हैं। बहुत शानदार है, सिर्फ 2 मिनट में। राइम स्कीम के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा या पोएम, तो आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, राइम स्कीम ऑफ द ऑल द स्टैंजा इज ABCD। लास्ट 4 वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा आप देखेंगे पहले। अब मैं वापस लेके चलता हूं जल्दी से, पहला स्टैंजा में आपको देखेंगे लास्ट वर्ड इसका फर्स्ट लाइन का स्ट्रिप्स है और बी का केज है, तो हम लोग A और B हो गया। तो फिर क्वाइट है तो C हो गया। क्वाइट किसी से मैच नहीं कर रहा, राइम नहीं कर रहा, ना स्ट्रिप से ना केज से। और रेज लेकिन केज से कर रहा है, तो रेज का स्कीम बी था इसलिए रेज बी हो, केज का बी था इसलिए रेज भी बी हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ABCB, यानी कि स्ट्रिप्स A, केज B और क्वाइट C और रेज B। मेटाफर हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। जैसे कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इस लाइन में हम लोग बोलेंगे मेटाफर भी यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि हियर द ऑथर कंपेयर्स द पॉज ऑफ द टाइगर टू वेलवेट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट, इसलिए हम लोग उसको मेटाफर कहेंगे। और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस टू क्रिएट एम्फेसिस, इसका पर्पस होता है एम्फेसिस क्रिएट करना, बार बार किसी वर्ड्स को रिपीट करते हैं, जैसे स्टॉक, क्वाइट, ब्रिलियंट, आप देखेंगे इस पोएम में थ्रू आउट यूज हुआ है। सो ऐसे टर्म्स जो है रिपीटिशन का पार्ट बने हैं इस फॉर्म में। अब चलते हैं इंजैम्पमेंट पे। हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रेजेस और क्लॉजेस टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। सपोज कि कोई पोम शुरू होता है, उसका पहला लाइन अगर दूसरे पे चला जाता है या तीसरे पे चला जाता है और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगर जा रहा हो, तो ऐसे टर्म को हम लोग इंजैम्पमेंट कहते हैं। स्टैंजा 2 में आप देखेंगे द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन वहां पर इंजैम्पमेंट है। मेटोनिमी, द यूज ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, concept or phenomenon to identify the entire object, concept, phenomenon or a related object is called metonymy। यानी कि किसी एक छोटे से पार्ट को अगर यूज करके पूरे होल को डिफाइन करने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे टर्म को मेटोनिमी बोलते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई कहता है डिश, तो डिश का मतलब यहाँ पे एंटायर प्लेट ऑफ फूड हो सकता है। सो यहाँ पे डिश छोटा सा पार्ट बोल के पूरी बड़ी बात कर दी गई है, इसलिए हम इसको मेटोनिमी कह सकते हैं। और मान लीजिए क्राउन,
जैसे कि फॉर द पावर ऑफ अ किंग, क्राउन से मतलब पावर ऑफ किंग को भी रिफर किया जा सकता है, इसलिए हम इसको मेटोनिमी कह सकते हैं। अब मान लो व्हाइट हाउस कोई बोल रहा है, तो व्हाइट हाउस बोल के हम अमेरिकन गवर्नमेंट को भी रिफर कर रहे होते हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिफर कर रहे होते हैं। सो ऐसे टर्म को हम लोग मेटोनिमी कहते हैं। अब इस फॉर्म में यूज हुआ है वर्ड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब पूरा बॉडी ऑफ द टाइगर है, वेयर द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ हिज मैग्निफिसेंट क्रीचर रिसाइड्स। तो स्ट्रेंथ बोल के उनकी पूरी बॉडी को टाइगर के यूज किया गया है, सो हम लोग इसे मेटोनिमी कहेंगे। एजोनेंस, द यूज ऑफ वाउल साउंड, आप उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। देखेंगे आप यहाँ पे मैंने ओ एंड आई, अराउंड शुड में ओ, अराउंड में ओ, हाउसेज में ओ, और बारिंग में आई, हिज में आई, वाइट में आई, हिज में आई, तो ये वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंस चलिए देखते हैं। यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस यूज किया गया इसमें, जैसे आप देखेंगे हिज, क्लॉज, फैंक्स, मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। तो आप देखेंगे एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज कॉन्सोनेंस। अब ओनोमेटोपोइया, मतलब साउंड वर्ड्स जो यूज किया जाता है ना, उसको हम लोग ओनोमेटो, तो इसमें स्नार्लिंग यूज किया गया है, मतलब वार्निंग साउंड यूज्ड बाय टाइगर, इसलिए इस टर्म को ओनोमेटोपोइया कहेंगे। इमेजरी इज समथिंग व्हेन वी पिक्चराइज समथिंग इन आवर माइंड, जब हमारे मन में किसी चीज का चित्र उभर कर आता है तो उसको हम लोग इमेजरी बोलते हैं। जब पोएट बहुत सारी लाइन यूज करते हैं तो हमारे मन में इमेजेस भी क्रिएट होने लगते हैं, जैसे कि लर्किंग इन द शैडो, यानी कि छुप कर शैडो में वेट कर रहा है, तो ऐसा मन में इमेज उभर कर आता है। Stalking the length of his cage, snarling around houses, terrorizing the village, vivid strips, ignoring visitors, stars with brilliant eyes, sliding through long grass, ये सारी इमेजेस हमारे मन में उभर कर आते हैं, so these terms are imagery. Symbolism, representation of a concept through symbols or underlying meanings of objects or qualities, यानी जब हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल के थ्रू, या उसके भीतर छुपा हुआ जो मीनिंग है उसके थ्रू यूज करने का कोशिश करते हैं, तो ऐसे टर्म को हम लोग सिंबोलिज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस पे केज यूज किया गया है, स्काई यूज किया गया है टर्म, तो केज एक सिंबल क्या है, किस चीज का, कैप्टिविटी का, बंधन का, तो इसलिए हम इसे सिंबलिज्म कह सकते हैं। और स्काई किस चीज का सिंबल है, एक फ्रीडम का, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों वर्ड्स सिंबल के रूप में यूज किए गए हैं। ऑक्सीमोरन, द यूज ऑफ टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स दैट सीम टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर इन मीनिंग्स कॉल्ड ऑक्सीमोरन। इस पोएम में देखेंगे आप ना, क्वाइट रेज यूज किया गया है, तो क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब एंगर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, so that's why they are oxymoron. Personification, giving human qualities to non-human beings is called personification. जैसे टाइगर को इसमें ही कहा गया है, he stalks in his vivid strips, he meaning he can feel like humans, so हम लोग इसको personification कहेंगे। Alliteration, repetition of consonant sound usually at the beginning of the words in the same line is called alliteration. आप देखेंगे plump पास में p और p रिपीट किया गया साउंड, so this is called एलिट्रेशन। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी दे दिया, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मैंने आपकी सुविधा के लिए एक और काम किया है, इस पूरे वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर जाकर आप वहां इस लिंक को खोल सकते हैं और वहां पर पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर अमित श्रीवास्तव अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।